बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक में हम क्लोरोप्लास्ट को हिस्टोरिकली डिस्कस करेंगे। क्लोरोप्लास्ट जो है वो सबसे पहले डिस्क्राइब किया था अर्ली 17th सेंचुरी में नेहेमिया ग्रू और एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। प्लास्टिड की जो टर्म्स थी वो सबसे पहले शिम्पर ने 1885 में यूज़ की थी और उसने प्लास्टिड्स को क्लासिफाई भी किया था। अब यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि शिम्पर ने टर्म यूज़ की थी और डिस्क्राइब सबसे पहले नेहेमिया ग्रू और एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किया था। शिम्पर ने डिस्क्राइब नहीं किया था, उसने सिर्फ टर्म यूज़ की थी 1885 में प्लास्टिड्स की, और प्लास्टिड्स को फर्दर लीकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में डिवाइड किया था। साइंटिस्ट ए मेयर, एफ शिमिट्स और ए एफ डब्ल्यू शिम्पर, इन्होंने ये शो किया कि क्लोरोप्लास्ट हमेशा अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग क्लोरोप्लास्ट की डिवीजन से। विल्स्टेटर और स्टोल ने आइसोलेट किया और करेक्टराइज किया ग्रीन पिगमेंट्स को क्लोरोफिल ए और बी के तौर पे। जूलियस सैक्स ने ये कंफर्म किया, ये बताया कि जो क्लोरोफिल होता है वो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट तक कन्फाइन होता है, वो पूरे प्लांट सेल में थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ होता है। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट जो है वो होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं। ऐसा नहीं हुआ होता कि साइटोप्लाज्म में किसी जगह बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट हैं और किसी जगह क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है। होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं, एक ही तरह से, एक ही पैटर्न से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। किसी ख़ास जगह पे मौजूद नहीं होते कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ हैं या सेल वॉल की तरफ हैं या न्यूक्लियस की साइड्स पे हैं। वो थ्रू होमोजीनियसली साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए जाते हैं। एल्गी में हमेशा एक सिंगल ह्यूज क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि हायर प्लांट्स में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट तक मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्लेमाइडोमोनास और यूरोथ्रिक्स में जो सेल होता है, एक सेल के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। स्पाइरोगायरा के अंदर एक सेल के अंदर 1 से लेकर 16 क्लोरोप्लास्ट तक मौजूद हो सकते हैं। यानी कि स्पाइरोगायरा में अगर एक क्लोरोप्लास्ट है तब भी ठीक है, और अगर 16 तक हैं तब भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि स्पाइरोगायरा में 16 से ऊपर क्लोरोप्लास्ट हो जाए। 1 से लेकर 16 तक क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। हायर प्लांट्स में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ 20 से लेकर 40 क्लोरोप्लास्ट तक होते हैं। कारा के अंदर एक सेल के अंदर 500 क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, जो इंटरनोडल सेल्स में मौजूद होते हैं। सेल में जब क्लोरोप्लास्ट का नंबर इनएडिक्वेट हो जाता है तो वो इंक्रीज़ हो जाता है डिवीज़न के ज़रिए, और जब एक्सेस अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं किसी भी सेल के अंदर तो वो डीजेनरेशन के ज़रिए रिड्यूस भी हो जाते हैं। तो फेजी के प्रोसेस से गुजर के जो मैंने आपको बताया था कि लाइसोसोम जो है वो अपने ही सेल ऑर्गेनेल्स को है वो डाइजेस्ट करने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, हाइड्रोलेज एंजाइम। तो ऑटोफेजी के ज़रिए अगर बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट क्वांटिटी में ज़्यादा हो रहे हैं सेल में तो वो डीजेनरेट हो जाते हैं ऑटोलाइसिस के ज़रिए या ऑटोफेजी के ज़रिए, और कम होते हैं तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो डिवाइड और रीडिवाइड होकर नए क्लोरोप्लास्ट बनाने का काम करता है, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए और आरएनए मौजूद होता है और ये अपनी प्रोटीन और अपनी सेल डिवीज़न के लिए सेल के न्यूक्लियस या सेल के डीएनए पे डिपेंडेंट नहीं होता। इनका सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस है, इनके पास अपना डीएनए और आरएनए मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट जो है उनके पास अपना डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी मौजूद होती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए मौजूद है, अपना आरएनए मौजूद है, अपनी प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी मौजूद है, इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट में भी अपना डीएनए, अपना आरएनए, अपनी प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी मौजूद है। दो साइंटिस्ट हैं, एक है रिस और एक है प्लांट। 1962 में इन्होंने क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए को रिपोर्ट किया था। क्लोरोप्लास्ट का डीएनए एक डबल हीलिकल सर्कल होता है, जिसकी एवरेज जो लेंथ होती है वो 45 माइक्रोमीटर तक होती है, अबाउट 135,000 बीपी के बराबर होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना राइबोसोम मौजूद होता है, क्योंकि राइबोसोम जो है वो आरएनए बनाने का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट का जो राइबोसोम होता है वो साइटोप्लाज्म के राइबोसोम से छोटे साइज़ का होता है और वो 70S टाइप का होता है, और वो रिजेंबल करता है बैक्टीरियल राइबोसोम से। उसके अलावा उसके अंदर ट्रांसफ़र आरएनए मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट का डीएनए जो है वो कोड करता है क्लोरोप्लास्ट मैसेंजर आरएनए,
क्लोरोप्लास्ट राइबोसोमल आरएनए, क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन। क्या मतलब हुआ इसका? क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए मौजूद है वो मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन बनाने का काम बहुत अच्छी तरीके से अंजाम देता है। केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं इसकी। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो प्रोटीन मौजूद है, हम उसकी क्लोरोप्लास्ट की केमिकल कंपोजिशन देख रहे हैं। उसके अंदर जो प्रोटीन है वो उसके ड्राई वेट के हिसाब से 35 से 55% तक है और वो जो प्रोटीन है वो 80% तक इंसॉल्युबल है। इसके अलावा उसमें लिपिड्स भी मौजूद हैं, उसके ड्राई वेट के हिसाब से 20 to 30% मौजूद हैं। इसके अलावा उन लिपिड्स के अंदर फैट्स 50% हैं, स्टेरॉल 20% है, वैक्स 60% है और फॉस्फोलिपिड्स 2 से लेकर 7% तक है। कार्बोहाइड्रेट मौजूद है क्लोरोप्लास्ट में, वेरिएबल होता है, ड्राई वेट के हिसाब से कोई ख़ास उसकी परसेंटेज हम नहीं दे सकते। स्टार्च मौजूद होता है, शुगर मौजूद होती है, फॉस्फेट मौजूद होता है 3 से लेकर 7% तक। क्लोरोफिल मौजूद होता है 9% के हिसाब से। ड्राई वेट अगर हम उसके ड्राई वेट के हिसाब से देखें तो उस ड्राई वेट में 9% जो है वो क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल ए 75% होता है और क्लोरोफिल बी जो है वो 25% होता है। क्लोरोफिल ए जो है वो मेन पिगमेंट है और क्लोरोफिल बी जो है वो एसेसरी पिगमेंट है। कैरोटीनॉइड्स मौजूद होते हैं क्लोरोप्लास्ट में 4.5% के हिसाब से। कैरोटीनॉइड्स में ज़ैंथोफिल है 75% और कैरोटीन है 25%। इसके अलावा इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, आरएनए मौजूद होते हैं और डीएनए मौजूद होते हैं। ये 3 से लेकर 4% तक मौजूद होते हैं और ये होते हैं लेस देन 0.02 से 0.1% के हिसाब से, ड्राई वेट के हिसाब से। इनके कंपोनेंट्स यहाँ पर फर्दर मौजूद नहीं है।